तो गाइस स्वागत है आप सभी का सेकंड चैप्टर में। एंड आज हम बात करने वाले हैं स्वॉर्ड मास्टर यंगेस्ट के सेकंड चैप्टर की डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन। एंड अगर आपने अभी तक फर्स्ट चैप्टर की एक्सप्लेनेशन नहीं देखी है तो आप उसे देख सकते हैं, उसके बाद आप ये वाली वीडियो कंटिन्यू कर सकते हैं। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए डायरेक्ट हम स्टार्ट करते हैं अपनी एक्सप्लेनेशन से। तो फर्स्ट चैप्टर हमने जहाँ पर छोड़ा था वहाँ पर जिन रिग्रेस हो चुका था एंड वापस से उसने वही स्वॉर्ड पिक करी थी जो उसने अपनी प्रीवियस लाइफ में पिक करी थी। एंड चैप्टर की शुरुआत भी यहीं पर होती है। जब जिन ने वो स्वॉर्ड पिक करी तब सभी कहने लगते हैं कि ये नहीं हो सकता, मतलब बहुत से लोग शॉक में थे क्योंकि जिन ने जो स्वॉर्ड पिक करी थी वो फर्स्ट पैट्रियार्क की स्वॉर्ड थी। तभी सब कहते हैं कि यंग मास्टर जिन ने बरिसाडा को चुना है एंड बरिसाडा उस स्वॉर्ड का नाम था। ये सब तो आपको फर्स्ट चैप्टर में भी पता चल चुका था। अब हम चलते हैं कि जो सिलेक्शन सेरेमनी ओवर होती है एंड उसके बाद जिन को मूव किया जाता है स्ट्रॉम कासल में। एंड इस वक्त जिन 1 साल का है, ये बात आप लोग याद रखना। तो अब कहानी सीधे स्विच होती है स्ट्रॉम कासल पे 6 साल के बाद की। देखो स्ट्रॉम कासल एक ऐसी जगह है जहाँ पर रनकैंडल फैमिली के बच्चों को 10 साल तक, जब तक उनकी एज नहीं होती, उन्हें वहीं रहना पड़ता है। तो इस वक्त जिन टोटल 7 साल का हो चुका है। क्योंकि ये कहानी 6 साल के बाद की अब चल रही है, तो ये कहानी है सिलेक्शन सेरेमनी के 6 साल के बाद की। तो उस वक्त वो 1 साल का था, तो मतलब अब जिनको टोटल 7 साल हो चुके हैं। एंड अब हमें दिखाया जाता है स्ट्रॉम कासल, उसके चारों तरफ लाइटनिंग हुई है, जैसा कि नाम से ही हमें पता चल गया कि इसका नाम स्ट्रॉम कासल क्यों है। फिर आगे हम देखते हैं कि जिन कुछ बुक्स को उठाने की कोशिश कर रहा होता है लेकिन उसकी हाइट वहां तक नहीं पहुंच पाती है। फिर वो बताता है कि अब तक मुझे यहाँ आए हुए, मतलब स्ट्रॉम कासल में आए हुए टोटल 6 साल हो चुके हैं एंड मुझे यहाँ तब तक रहना है जब तक मैं 10 साल का नहीं हो जाता हूँ। ये फैमिली का रूल है एंड अभी मुझे 3 साल और रुकना है। फिर वो बोलता है मैं बहुत ज्यादा बोर हो चुका हूँ यहाँ पर रह के। एंड तभी हमें अचानक से एक मेड की चिल्लाने की आवाज आती है एंड तभी जिन वहाँ पे जाता है एंड उससे पूछता है क्या हुआ। एंड तभी वो बताती है यंग मास्टर आपके कमरे में एक मरी हुई चिड़िया पड़ी है। एंड फिर जिनको याद आता है कि ऐसी चीजें उसके साथ अगर कोई स्ट्रॉम कासल में कर सकता है तो वो कौन है। एंड वो कोई और नहीं है। तभी हमें पीछे से आवाज आती है, कोई बोलता अरे बेचारी बर्ड मर गई। एंड तभी जिन कहता है ब्रदर्स। एंड फिर ये वही दोनों भाई हैं उसके जो उसे प्रीवियस लाइफ में बहुत परेशान करते थे। एंड फर्स्ट चैप्टर में इनके बारे में हमने देखा भी था। एंड फिर से ब्लैक वाला जो है उसका नाम है डे टोना रनकैंडल एंड ये 9 साल का है एंड ये 11th सन है। उन 13 भाइयों में से ये 11th नंबर पर आता है एंड इसका नाम है डे टोना। तो ये कहता है काफी बुरा हुआ जो मेड ने इसे पहले फाउंड कर लिया, मतलब उनने ये स्पेशली रखा था जिन के लिए। एंड तभी जो व्हाइट वाला था उसका नाम होता है हे टोना, मतलब डे टोना हे टोना, काफी अजीब नाम है। एंड ये भी 9 साल का होता है एंड ये 12th सन होता है रनकैंडल फैमिली का। एंड ये कहता है हाँ ये हमने वैसे असलियत में तुम्हारे लिए देखी थी, तुम देख सको इसे। एंड फिर वो पूछते हैं कि हमारा गिफ्ट तुझे कैसा लगा, कहीं तुमसे काफी ज्यादा दुखी तो नहीं हो गए, तुम्हारे आंसू तो नहीं निकलना है ये देख के। एंड तभी जिन अपनी पास्ट लाइफ की मेमोरीज को याद करता है एंड वो कहता है ये दोनों बहुत ही बड़े मर्डरर बन चुके थे जब ये फ्लैग बीरर्स बने थे। एंड फ्लैग बीरर्स कौन होते हैं, वो इस फैमिली के फुल नाइट होते हैं। मतलब वो कहता है ये भी 9 साल के हुए हैं एंड इन्हें एक इनोसेंट बर्ड मार दी ताकि ये मुझे परेशान कर सके। उनमें से व्हाइट वाला, एंड उनके नाम मैंने पहले ही बता दिए, जो व्हाइट है उसका नाम हे टोना है। तो हे टोना उससे कहता है कि क्या तुम रो रहे हो, तो तुम रो मत, तो अगर तुम रोगे तो काफी ज्यादा अनोइंग होगा। एंड जिन अभी भी शांत है। एंड डे टोना कहता है तुम अभी हमें सुन सकते हो क्या। तो देखो हे टोना कहता है जो नेक्स्ट पैट्रियार्क बनने के लिए डेस्टिन्ड है शायद हम उसके लिए कुछ भी नहीं है, वो हमारे बारे में कुछ भी नहीं सोचता है। एंड फिर जो डे टोना था वो कहता है कि तुम बरिसाडा कहाँ छोड़ के आ गए अपनी। एंड इस वक्त भी जिन पूरी तरह से शांत था, मतलब वो गुस्से में तो बहुत है लेकिन शांत है। एंड फिर हे टोना अपना कान उसकी तरफ करते हुए कहता है क्या तुमने कुछ कहा, फिर से कहो उसे एक बार। एंड हे टोना उसको पंच करने की कोशिश करता है। वो कहता है तुम बहुत ज्यादा क्वाइट हो, मैं तुम्हें सुन नहीं पा रहा हूँ। जिन यहाँ पे हे टोना का हाथ पकड़ता है, उस पंच को रोकता है एंड कहता है मैंने कहा सद्दा है लव। एंड इस वक्त हम देख सकते थे उसकी आंखों में जो ग्लेयर था वो काफी ज्यादा खतरनाक था।
एंड वो एक जोरदार पंच मारता है हेटोना को। एंड ये पंच जैसे उसे पड़ता है कहता है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई। एंड वो फिर से उसे एक पंच मारता है बहुत ज्यादा तगड़ा। जिन कहता है कि अब तक मैं तुम्हारी बहुत सारी ये चीजें झेलता रहा, लेकिन अब नहीं, अब मैं और नहीं इसे झेल सकता। एंड वो उन दोनों की जो तगड़ी वाली पिटाई करता है ना, मतलब बहुत तगड़ा कूटता है उन्हें। एंड कहता है, एंड फिर जिन उनसे कहता है जितना ज्यादा हो सके ना तुम दोनों मेरी नजरों से बाहर ही रहना, नहीं तो मतलब फिर से कूट देगा वो उन्हें। मतलब जाहिर सी बात है वो अपने पास लाइफ का इस वक्त उनसे बदला ले रहा है एंड उनने जो किया उसके लिए ये जायज भी है। एंड तभी वहाँ पर एक नाइट आता है एंड वो कहता है यहाँ पर क्या हो रहा है यंग मास्टर। एंड तभी जिन कहता है खान, मतलब जो नाइट है उसका नाम खान है, कहता है यंग मास्टर जिन यहाँ पर क्या हो रहा है, क्योंकि जो हेटोना और डेटोना थे ये दोनों जमीन पर पड़े होते हैं एंड ये दोनों घायल भी होते हैं। एंड तब जिन कहता है कि ये दोनों आपस में लड़ रहे थे। एंड जो ये नाइट होता है यहाँ पर उसे कुछ समझ नहीं आता है, तो वापस से जिन कहता है क्या तुमने मुझे सुना नहीं, मैं कह रहा हूँ ये अचानक से लड़ने लगे एंड कोलैप्स करके। फिर जो खान होता है वो मन में सोचता है ऐसा ही एक्सपेक्टेड था एक रेन कैंडल से, इनका जो बच्चा है वो भी काफी ज्यादा फियर्स है, मतलब उसका ऑरा काफी तगड़ा था। एंड फिर खान कहता अच्छा मैं समझ गया कि इनके साथ क्या हुआ है, तो मैं इन्हें डॉक्टर के पास ले जाता हूँ। जिन यहाँ पे कहता नहीं खान, मतलब वो चाहता ही नहीं कि डॉक्टर के पास जाए, इन्हें कहीं और जाने की जरूरत है, इनकी जैसी हरकत है ना इनका इलाज होना भी नहीं चाहिए। एंड वो खान को कहता है मुझे फॉलो करो। एंड फिर वो उसे लेके जाता है गार्डन की तरफ जहाँ पे शायद उसने उस चिड़िया को दफनाया होता है। एंड देन चिड़िया को दफनाने के बाद वो हेटोना और डेटोना को एक पेड़ के नीचे छोड़ देता है एंड बहुत तगड़ी बारिश हो रही होती है। तभी जो खान होता है वो कहता है कि आप इन दोनों को यहीं पर बाहर छोड़ के चले जाएंगे यंग मास्टर, क्योंकि रेन स्टॉर्म जो है वो धीरे धीरे बहुत ज्यादा पावरफुल और स्ट्रॉन्ग होता चला जाएगा। तभी जो जिन होता है वो कहता है इन्हें अवेयर होना चाहिए कि इन्हें कैसा काम किया है, इन्हें अपने काम के बारे में पता होना चाहिए। एंड तब खान कहता है जैसा आपका ऑर्डर हो यंग मास्टर। एंड फिर जिन वहां से चला जाता है, लेकिन जो खान था वो जिन के आसपास मौजूद उस ऑरा को पहचान लेता है। एंड वो कहता है ये कोई मामूली ऑरा नहीं था, ये एक ऐसी फोर्स है जिसके बारे में वो भी समझ नहीं पा रहा था, क्योंकि जो रन कैंडल होते हैं वो ऑरा के बारे में तो जानते हैं, लेकिन जाहिर सी बात है जिन ऑरा नहीं यूज कर रहा था, जिनके पास था सोल्ड्रेट का कॉन्ट्रैक्ट, तो मतलब वो मैजिक भी हो सकता था। एंड खान को ये डाउट था क्योंकि इस फैमिली में मैजिक अलाउड नहीं है। वो जिन के हाथ पे देखता है और जिन के हाथों से शैडो एनर्जी निकल रही होती है, तभी वो सोचता है कि ये माना तो नहीं हो सकती। एंड अगर कोई ऐसा केस है तो ये मैटर कोई दो भाइयों के बीच की लड़ाई नहीं हो सकती है, एंड ये जल्दी से जल्दी मुझे पैट्रियार्क को बताना पड़ेगा। एंड तभी वहां पर खड़े एक मेड को वो बोलता है तुम, एंड वो कहता है यस सर नाइट, मेरे लिए एक हॉर्स लेके आओ। एंड खान तभी घोड़ा लेके वहां से निकल जाता है। एंड जिन ऊपर से विंडो से ये सारी चीजें देख रहा होता है एंड वो सोचता है कि मुझे पता था ये जितनी जल्दी हो सकेगा उतनी जल्दी जाएगा फादर के पास खबर लेके, क्योंकि अगर ये बात मैजिक से रिलेटेड हुई तो इस फैमिली के लिए बहुत बड़ी बात होगी। एंड यहाँ पर बताता है कि जो खान है वो इनका गार्डियन नाइट है, लेकिन गार्डियन नाइट के साथ वो इनका ऑब्जर्वर भी है। एंड तभी जिन भी समझ जाता है कि वो क्यों गया होगा, क्योंकि वो अपने हाथ से निकलते हुए ऑरा, मतलब कि वो मैजिक जो शैडो एनर्जी उसको देखता है, वो सोचता है कि ये खान को मैजिक लगा होगा। एंड मुझे पता था वो इसे ऐसे ही नहीं जाने देगा, शैडो एनर्जी। एंड जो इस शैडो एनर्जी है ये प्रूफ है कॉन्ट्रैक्ट का सोल्डरेट के साथ जो कि जिन का हुआ था। एंड इस पावर की मदद से जिन को पता चलता है कि सोल्डरेट का जो कॉन्ट्रैक्ट है वो इसका इस लाइफ में भी वैलिड है। एंड सोल्डरेट का कॉन्ट्रैक्टर होने की वजह से आपको कर्स ह्यूमैनिटी भी मिलती है, ये बात मैंने आपको पहले चैप्टर में ही बताई थी, क्योंकि जब कोई सोल्डरेट का कॉन्ट्रैक्टर बनता है तो उस पे कोई कर्स नहीं लग सकता। इस वजह से जब बचपन पे उस पे ब्लेडेड इल्यूजन कर्स लगाने की कोशिश की जाती है तो उससे भी बच जाता है। एंड आप सभी को जानना है कि ब्लेडेड इल्यूजन कर्स क्या है, तो आप वो पहले चैप्टर में पढ़ सकते हैं या फिर आप पहले चैप्टर की वीडियो देख लेना। एंड फर्स्ट चैप्टर में द वॉज डूइंग्स ऑफ रन कैंडल भी टाइटल मिला था, वो तो खैर एग्जिस्ट नहीं करता था इस लाइफ में, क्योंकि इस लाइफ में ना ही उसके टैलेंट पे कोई भी कर्स था। एंड दूसरी बात, उसके पास उसका टैलेंट तो था ही था, साथ में उसके पास सोल्डरेट की पावर भी थी। तो
जाहिर सी बात है वो इस लाइफ में बहुत सारी चीजें डिफरेंट होंगी। एंड फिर जिन कहता है अब जो बचा है वो बचा है केवल फादर से मीटिंग करना। फिर जो खान है वो उसके फादर के पास पहुंच जाता है एंड उन्हें सब कुछ बता देता है। देन जो पैट्रियार्क है वो कहता है कि यंगेस्ट ने टोना ट्विंस को हरा दिया। देखो वो डे टोना और हे टोना उनको टोना ट्विंस के नाम से भी जाना चाहता है। एंड फिर वो कहता है खान सभी फ्लैग बीरर्स को असेंबल करो, अब मुझे जाना है खुद देखने के लिए यंगेस्ट को। मतलब अब जो पैट्रियार्क है वो खुद जाकर यंगेस्ट से मिलेंगे, मतलब जिन रन कैंडल से। एंड नेक्स्ट पैनल में हम देखते हैं कि 7 फ्लैग बीरर्स जो रन कैंडल फैमिली के हैं एंड 200 नाइट्स हैं जो कि असेंबल हो चुके हैं। एंड यहाँ पर जो पैट्रियार्क है वो कहता है बहुत अच्छा है। एंड जितने भी क्या कहते हैं फ्लैग बीरर्स थे वो सारे असेंबल होते हैं वहाँ पर। देखो फ्लैग बीरर्स अगर आप अभी तक समझ नहीं पाए तो वो इस फैमिली के वो वंशज हैं जो एक फुली नाइट बन चुके हैं एंड स्ट्रॉन्ग एंड कैपेबल है। एंड उनके पास एक अच्छी खासी अथॉरिटी भी है इस फैमिली में। वो सारे इकट्ठे हो जाते हैं एंड फिर जो उनका हेड है वो कहता है चलो चलते हैं स्टॉर्म कासल। मतलब अब नेक्स्ट चैप्टर में हमें देखने को मिलेगा स्टॉर्म कासल में मीटिंग होगी जिन रन कैंडल एंड उसके फादर की। तो देखो सेकेंड चैप्टर यहीं तक था। अब मैं सोच रहा हूँ अगले 2-3 चैप्टर्स को ना एक ही वीडियो में कंबाइन करके डालूं तो काफी अच्छा रहेगा, आपको एक साथ देखने में भी मजा आएगा। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड नेक्स्ट चैप्टर के लिए तब तक आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेना।